Hello everyone, welcome to my channel Glamorous Study with Avi. Today I am going to continue our chapter number 4 here of class 7 geography. So in the previous part of this video I have explained you about the atmosphere, composition of atmosphere and the layers of atmosphere. The link of that video is in the description box. After watching this video you can see that. Now I am going to start today's topic, that is from weather and climate. So I am going to read. Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times we have heard this from anxious cricket fans spectacling the fate of a one-day match. If we imagine our body to be a radio and the mind a speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is the art to our day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather we take one irritable. Pleasant, breezy weather make one cheerful and even plan for an outgoing. Weather can change dramatically from one day to day. However, the average weather condition of a place for a long period of time represent the climate of a place. Now do you understand why we have daily weather forecast? Means जो हमारा वेदर होता है वो डेली चेंज होता है और क्लाइमेट डेली चेंज नहीं होता है. ये तो क्या हो गया, वेदर और क्लाइमेट का मीनिंग हो गया. अब ये जो पैराग्राफ है इसकी जो सबसे पहले लाइन्स हैं उनमें कुछ क्रिकेट फैंस के बारे में बताया गया है कि कुछ क्रिकेट फैंस हैं और वे जैसे आपस में बातें करते रहते हैं कि आज का वेदर कैसा होएगा, क्या आज रेन होएगी या फिर आज सनी वेदर रहेगा. तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर रेन हो गई तो क्रिकेट मैच उनका कैंसिल हो सकता है, तो वे नहीं देख सकते, दैट वाई. और यहाँ पे हमें अपनी बॉडी को रेडियो ट्रांसमिशन और माइंड को उसकी स्पीकर की तरह भी इमेजिन करने के लिए कहा गया है. तो उसी तरह जैसे हम इमेजिन करते हैं तो वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स. वेदर भी कुछ उसी तरह है जो सबको कंट्रोल नोब्स जो होते हैं, यानी कि जो उन स्पीकर को और बाकी चीज़ों, माइंड को और बॉडी को, यानी कि रेडियो और उसकी स्पीकर दोनों को जो कंट्रोल करें वो नोब्स वेदर की तरह यहाँ पे बताया गया है जो चेंज होते रहते हैं. ऐसे ही यहाँ पे क्लाइमेट को भी बताया गया है कि क्लाइमेट जो होता है वो काफ़ी समय तक रहता है एक ही जगह पे, वो जल्दी चेंज नहीं होता है. जो हमारे सीजन्स होते हैं वो भी क्लाइमेट भी होते हैं, जैसे कि गर्मियाँ काफ़ी टाइम तक रहती हैं एक ही जगह पे और बहुत ही लंबी जगह पे रहती हैं क्लाइमेट, लेकिन जो वेदर होता है वो बहुत ही छोटी जगह पे रहता है. सो इसी तरह हमारा ये वेदर एंड क्लाइमेट का टॉपिक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर. अब हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में तो पढ़ लिया कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, लेकिन जब तक हमें टेम्परेचर के बारे में नहीं पता होगा हमें कैसे पता कर पाएंगे कि ठंडा क्या होता है और गर्म टेम्परेचर क्या होता है. तो हम दोनों इसी टेम्परेचर के बारे में आज बताऊंगा मैं आपको. द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर. The temperature of the atmosphere changes not only between the day and night, but also from season to season. Summers are hotter than winters. An important factor that influences the distribution of temperature is isolation. Isolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर वो होता है जो चीज़ हम हर दिन फील करते हैं, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है. यानी कि जो टेम्परेचर हम हर रोज़ फील करते हैं वो टेम्परेचर हर दिन का टेम्परेचर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है. और टेम्परेचर की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर. यानी कि जो एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस में महसूस होती है वो टेम्परेचर होती है. नाउ the temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. यानी कि जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो सिर्फ डे और नाइट में चेंज नहीं होता, वो सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता रहता है. जैसे कि समर है अभी तो समर में गर्मियाँ रहेंगी और विंटर में सर्दियाँ. तो इसी तरीके से टेम्परेचर चेंज होता है. और जब समर जाती है तो टेम्परेचर कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है. अब एन इम्पोर्टेंट फैक्टर that influences the distribution of temperature is isolation. एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि टेम्परेचर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो क्या होता है? आइसोलेशन होता है. यहाँ पे हमें आइसोलेशन की डेफिनेशन भी दी हुई है.
आइसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, यानी कि आइसोलेशन वो जो इनकमिंग सोलर एनर्जी होती है, यानी कि जो हमारी अर्थ में सोलर एनर्जी आ रही है वो जो अर्थ से इंटरसेप्टेड यानी कि जो अर्थ ने कैप्चर कर ली है वो आइसोलेशन होता है। नाउ द अमाउंट ऑफ द आइसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, therefore the temperature decreases in the same manner. Now do you understand why poles are covered with snow? If the earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. It means जो अमाउंट का आइसोलेशन होता है वो इक्वेटर के बाद से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि इक्वेटर के पास वो ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की ओर चलता जाता है, पोल्स की तरफ वो जाता है, वो कम होता चला जाता है। इसी वजह से जो पोल्स होते हैं हमारे वो स्नो से कवर्ड भी रहते हैं। और जो टेम्परेचर अगर वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा उगने के लिए, तो उससे क्या होएगा, जो क्रॉप ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं ग्रो पाती है वो हमें मिलनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। नाउ टेम्परेचर इन सिटीज इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस, जो टेम्परेचर सिटीज़ में होता है वो विलेजेस से ज़्यादा हाई होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विलेजेस में तो पेड़ खेत ये सब होते हैं, ज़्यादातर यही सब होते हैं, तो वैसे इस वजह से जो विलेजेस का टेम्परेचर होता है वो कूल रहता है, लेकिन सिटीज़ में सिर्फ बिल्डिंग्स, रोड का कंक्रीट और ये सब होता है जो, और मेटल्स जो होता है वो भी सिर्फ वार्म होता रहता है सूरज की रोशनी से हमारे, तो इसी तरह सिटीज़ का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। और जो क्राउडेड राइज बिल्डिंग यानी कि जो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं उसका टेम्परेचर भी सिटी को हाई करता है। नाउ एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द एयर अबव अस प्रेशर अस with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air pressure is from all directions and our body exerts a counter pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface. As we go up the layers of the atmosphere, the pressure falls rapidly. The pressure is the highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated with and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. In areas having lower temperature, the air is cold, is therefore heavy. Heavy air sinks and creates high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas. Means कि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हम ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि जो हमारे एयर होती है, जो हमारे एयर ऊपर होती है, वो हमें प्रेशराइज करती है, यानी कि हमारे जो बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फोर्स के साथ प्रेशर डालती है, लेकिन हमें वो फील नहीं होता है क्योंकि जो एयर होती है वो चारों डायरेक्शन से यानी कि सभी डायरेक्शन से हम पे प्रेशर डालती है, जो हमें फील नहीं होता है। और इस वजह से ही जो हमारी बॉडी होती है वो उस हाई प्रेशर में आराम से रह पाती है। और जो एयर प्रेशर होता है वो डिफाइंड होता है एयर के वेट की वजह से, यानी कि जितना ज़्यादा एयर का वेट होगा वहाँ उतना ही एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसे ही जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एयर का वेट इतना नहीं रहता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature at a given place. और जो टेम्परेचर होता है, मतलब जो एयर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी बढ़ता या घट सकता है। एयर प्रेशर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता है और घटता रहता है। जैसे कि हाई एयर प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। सी लेवल जो होते हैं वहाँ पे एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है सी की तरफ, और एयर में यानी कि हवा में ऊपर कम होता है।
In areas where the temperature is high, the air get heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure area is associated with cloudy skies as wet weather. एयर प्रेशर ठंडे इलाकों में ज़्यादा रहता है और गर्म इलाकों में कम रहता है, क्योंकि जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे एयर का कोई हीटिंग नहीं हो पाता, जिस वजह से एयर हल्की होकर ऊपर नहीं जा पाती है। लेकिन वार्म प्लेसेस में तो जहाँ पे सनी स्काई होता है और वेदर में वेटनेस रहती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेशर कम होता है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करती है। नाउ विंड। अब विंड क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। You can see wind at a work as it blows dry leaf down the pavement and uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experience. It is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other example when strong winds have created problem for you. Wind can be broadly divided into 3 types. अब जो विंड होती है, विंड क्या होती है? जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर आती है वो विंड होती है। यानी कि जो मूवमेंट होती है उस एयर की हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक आते हैं वो विंड होती है। हम जो विंड है वो उसका वर्क भी कैसे चेक कर सकते हैं? जहाँ पे जो पेड़ के सूखे पत्ते होते हैं वो विंड की वजह से उससे अलग हो जाते हैं और जो नीचे गिरे हुए होते हैं वो भी विंड की वजह से उड़ जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। और जब कोई बड़ा तूफान आता है यानी कि कोई स्टॉर्म आता है तो अपरूटेड ट्रीज होते हैं, यानी कि जिनकी जड़ें बाहर आई हुई होती हैं, वो पेड़ भी उखड़ जाते हैं। और हमने ये भी महसूस किया हुआ है कि जब कोई बहुत तेज़ बारिश या आंधी आई होती है तो हम अपने अम्ब्रेला को पकड़ नहीं पाते, वो उड़ा चला जाता है और खुलता नहीं है, वो उल्टा हो जाता है कुछ अजीब टाइप से। सो इसलिए विंडी डे के दिन अम्ब्रेला पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और यही कुछ एग्जांपल हैं जो स्ट्रॉन्ग विंड हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। विंड जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड कौन सी होती हैं? द ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। परमानेंट विंड्स वो विंड होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में घूमती रहती है। जो वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज हमेशा घूमती रहती हैं और ये एक ही डायरेक्शन में काफ़ी टाइम तक घूमती रहती है थ्रू आउट द ईयर। सो जो विंड कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे ब्लो करती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर और एक ही डायरेक्शन में, वो परमानेंट विंड्स होती हैं। ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइन विंड्स परमानेंट विंड्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नाउ सीजनल विंड्स, दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जाम्पल मानसून्स इन इंडिया। जो सीजनल विंड होती है वो सीज़न के अकॉर्डिंग आती है और सीज़न के अकॉर्डिंग ही चली जाती है। ओके, यानी कि जो सीजनल विंड होती है वो सीज़न में ही रहती है। जैसे समर में गर्म हवाएं चलती हैं, मानसून में मानसून की विंड्स चलती हैं, वे ठंडी ठंडी, ऐसे ही सब होता है। नाउ नंबर 3, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called Lu. So, अब लोकल विंड्स क्या होती हैं? लोकल विंड्स वो विंड होती हैं जो डे के सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में ब्लो करती हैं, उससे ज़्यादा वो ब्लो नहीं करती, या फिर कि साल में एक छोटे से एरिया में बहुत कम टाइम के लिए वो ब्लो करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज लैंड में और सी में दिनों रात के टाइम में ब्रीज होती हैं, उसके बाद नहीं होती हैं। और जो एक विंड होती है लू, वो भी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही ब्लो करती है, लाइक दोपहर में 2 या 2:30 बजे के आसपास वो ब्लो करती है। नाउ आवर टॉपिक इज मॉइस्चर। व्हेन वाटर evaporates फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, इट बिकम वाटर वेपर. Moisture in the air at a time is known as humidity.
when the air is full of water vapor, we can call it a humidity. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases. So it becomes more and more humid on a humidity. Clothes take longer to dry and sweat our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. इस पैराग्राफ में हमें मॉइस्चर के बारे में बताया हुआ है कि जब वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से और या फिर दूसरी वाटर बॉडी से, वो वाटर वेपर बन जाता है, ये हम सभी को पता है। और जो मॉइस्चर इन द एयर होता है एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी, यानी कि किसी भी टाइम जब मॉइस्चर एयर में होता है वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है। एंड व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिडिटी, यानी कि जब हवा पूरे तरीके से ह्यूमिड वेदर से भर जाए तो वो क्या होता है, वो ह्यूमिड ये हम उसे क्या देते हैं। एज द एयर गेट वार्मर, जैसे एयर की वार्म हो जाती है वो लाइट हो जाती है और उसकी कैपेसिटी वाटर वेपर को होल्ड करने की ओर बढ़ जाती है, जो कि मोर एंड मोर ह्यूमिड वेदर को बना देता है। एक ह्यूमिड डे के दिन कपड़े जो हैं वो जल्दी नहीं सूखते और हमारी बॉडी से भी पसीना आता रहता है और वो जल्दी नहीं सूखता, जो हमारे लिए वेरी इनकम्फर्टेबल हमें बना देता है। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of water. When these droplets of water become too heavy to float in air, that they become down as precipitation. यानी कि जब वाटर वेपर बढ़ जाता है तो वो ठंडा होना शुरू कर देते हैं, वो कूलिंग होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो कूल डाउन होने लग जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट होने लगते हैं, जो कि बाद में क्लाउड्स बन जाते हैं। सो जो क्लाउड्स होते हैं वे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर से बन जाती हैं और उसके बाद वे एयर में फ्लोट करने लगती हैं। और जब वे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं फ्लोट करने के लिए एयर में, तो वो प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन बन के धरती पे आ जाते हैं। नाउ jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see trail of the condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. यानी कि जब जेट प्लेन्स, जैसे कि हमने एरोप्लेन्स को देखा हुआ है हवा में फ्लाई करते हुए, वे एक छोटी सी वाइट लाइन को, बहुत लंबी भी हो जाती है कभी कभी, उसे छोड़ते हुए जाते हैं अपने पीछे। तो वो मॉइस्चर होता है जो उनके इंजन की वजह से कंडेंस हो जाता है और हम उस ट्रेल को, यानी कि वो जो लंबी लाइन बनी होती है, तो थोड़े टाइम तक के लिए देख पाते हैं जब कोई हवा उसे डिस्टर्ब करने के लिए ना हो, यानी कि कोई ज़्यादा हवा ना चल रही हो। अब precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. When trees on hills slides are cut, rainwater falls down on the bare mountains and cause flooding of low-lying areas on the basis of mechanism. There are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall. अब जो प्रेसिपिटेशन हमारी अर्थ पे आती है लिक्विड फॉर्म में, वो रेन होती है। और जो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर होता है वो रेन वाटर की वजह से बन जाता है। प्लांट्स हमें रेन वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। और जब ट्रीज कट हो जाते हैं तो रेन वाटर हमारे माउंटेन्स पर फ्लो हो जाता है, यानी कि बेयर माउंटेन, छोटे छोटे से माउंटेन्स होते हैं उन पे से आने लगता है, जो कि फ्लड का एक कोज यानी कि कारण बन जाता है। और मैकेनिज्म के बेसिस के अकॉर्डिंग रेनफॉल थ्री टाइप्स के होते हैं: कन्वेंशन रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। नाउ लास्ट पैराग्राफ. Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur on the hand, and if it more, flood take place. Now, रेनफॉल जो होती है वो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और जो हमारी अर्थ पर फ्रेश वाटर भी लाती है। और अगर ये कम हो जाती हैं तो वाटर स्कैरिटी और ड्रॉट हो जाते हैं। और जब ये ज़्यादा नहीं होती, मतलब जब ये ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड आ जाती है, यानी कि ये बैलेंस में होनी चाहिए। अगर ये कम होगी तो हमारी धरती पे अकाल यानी कि ड्रॉट पड़ जाएगा, ज़्यादा होगी तो फ्लड आ सकती है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर. होप you like the chapter. If you understood everything, please like my video, subscribe my channel. I will keep uploading a video every day. Thank you.